गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो चैप्टर है इसके 7 वीडियो बता चुके हैं। 8वां वीडियो है जिसमें हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन अंग के बारे में, तंत्र के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं और किस प्रकार से ये रिप्रोडक्शन में सहायता प्रदान करते हैं। पहला भाग है अंडाशय। जो मादा जनन तंत्र का चित्र बना हुआ है, देखिए अंडाशय। अंडाशय संख्या में जो अंडाशय या ओवरीज इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या होती हैं? 1 पेयर। क्या होती हैं? ये 2 संख्या में 2 होती हैं जोड़ी। ठीक है, तो ये देखिए हम देख सकते हैं अंडाशय या ओवरी, एक ये है और दूसरी ये। इस प्रकार से अंडाशय या ओवरी संख्या में 2 होती हैं। जैसे आपको बताया गया था कि जब टेस्टिस जो होते हैं मेल में शुक्राणुओं या नर युग्मकों का निर्माण करते हैं, वैसे ही स्त्रियों में जो ओवरीज होती हैं या अंडाशय जो हैं वो मादा युग्मक या ओवम का निर्माण करते हैं। अब जो ये अंडाशय होते हैं संख्या में 2 होते हैं। अंडाशय से निकलने वाले 2 हार्मोन मुख्य रूप से होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। इन दोनों हार्मोन का कार्य क्या होता है कि जैसे पुरुषों में मैंने आपको बताया था टेस्टोस्टेरॉन बताया था मैंने पुरुषों में, और महिलाओं में ओवरी से कौन से? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन होते हैं जो स्त्रियों में या बालिकाओं में यौनारंभ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये संख्या में 2 होते हैं। काम क्या होता है ओवरीज का? काम होता है ओवम या अंडाणुओं का निर्माण करना। अब देखिए जो स्पर्म थे, स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो टेस्टिस में होता है। स्पर्म की संख्या असंख्य होती है। एक बार स्खलन में कह सकते हैं कि जब पुरुषों जब निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इससे पहले जो कह सकते हैं इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस ड्यूरेशन में जब शुक्राणु जो होते हैं मादा की ओर में प्रवेश करते हैं, उस समय क्या होते हैं? शुक्राणुओं की संख्या असंख्य होती है, करोड़ों में संख्या होती है। शुक्राणुओं का जो फॉर्मेशन होता है आजीवन होता, कोई इसकी एक लाइफ नहीं होती है कि यौनारंभ होने के बाद, यानी कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो प्राप्त होने के बाद शुक्राणु पूरे लाइफ टाइम बनते रहते हैं। लेकिन जो ओवरीज होती हैं संख्या में 2 होती हैं। अब देखिए टेस्टिस 2 थे मेल में, और दोनों क्या करते थे? शुक्राणुओं का निर्माण कर रहे थे कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी मंथ में एक टेस्टिस से शुक्राणु बनेगा, अगले महीने में दूसरे टेस्टिस से स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनेगा। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि जो अंडाशय या ओवरीज होती हैं वो सिर्फ 1 महीने में 1 अंडाणु का ही निर्माण करती हैं। 2 ओवरी हैं तो मतलब ये है कि 1 महीने में अगर जो राइट ओवरी से अंडाणु का निर्माण हुआ है तो अगले महीने में जो लेफ्ट ओवरी होगी उससे अंडाणु का फॉर्मेशन होगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अंडाणु जब बनते हैं तो उनकी संख्या मोस्टली 1 ही होती है, यानी कि 1 मंथ में सिर्फ 1 ही अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखिए क्या हुआ, ओवरी में अंडाणु का निर्माण हो गया। दूसरा क्या है? अंडवाहिनी नलिका या ओविडक्ट, या इसी को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब देखो ओवरी में क्या हुआ, ओवरी में क्या हुआ? अंडाणुओं का निर्माण हुआ, ओवम का निर्माण हो गया। इसके बाद में अंडाशय से निकल के जो ओवम होते हैं या अंडाणु होते हैं वो अंडवाहिनी नलिका में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका में पहुंच जाते हैं। अब ये अंडवाहिनी नलिका का रोल क्या होता है कि अंडवाहिनी नलिका एक प्रकार से अंडाणुओं के भंडारण का कार्य करती है और साथ ही में अंडाणुओं को भरण पोषण प्रदान करने का भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अंडवाहिनी नलिका में क्या होता है कि अंडाणुओं को पोषण मिलता है और भंडारण भी यहीं पर होता है। इसी को हम इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं।
कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो निषेचन की क्रिया होती है जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब इस पेनिस की सहायता से जब वेजाइना में इंटरकोर्स होता है और इस शुक्राणुओं का स्खलन मादा शरीर के अंदर होता है, तो उसमें वो शुक्राणुओं की संख्या असंख्य होती, कोई गिनती नहीं होती कितने शुक्राणु होते हैं। लेकिन जो मादा शरीर के अंदर जो मैंने बताया आपको कि जो अंडाशय है उसमें सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण हुआ। शुक्राणु कितने हैं? असंख्य करोड़ों की संख्या में शुक्राणु होते हैं, लेकिन सिर्फ उन करोड़ों शुक्राणुओं में से सिर्फ एक ही शुक्राणु क्या कर सकता है? फ्यूजन कर सकता है, संलयन कर सकता है, बाकी सारे स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, बाकी सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी नलिका कह सकते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म होते हैं ट्रेवल करते हुए अंडवाहिनी नलिका के अंदर प्रवेश करते हैं और अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात ये है, आप कह सकते हैं कि आखिर स्पर्म जो हैं जब फेलोपियन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वेजाइनल ट्रैक है आपका, यहाँ से क्या होता है? सिस्टम अंदर एंट्री करता है और इस जो आपका यूट्रस है कह सकते हैं गर्भाशय, ये गर्भाशय ग्रीवा हो गई आपकी। अब यहीं पे क्या होते हैं? असंख्य स्पर्म, है ना, यहाँ से क्या होते हैं कि असंख्य स्पर्म जो है यहाँ पे छोड़े जाते हैं। अब ये स्पर्म ट्रेवल करते हुए क्या करते हैं? ट्रेवल करते हुए ये सीधे फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि कुछ ऐसे हार्मोनल सिग्रेशन होता है, उनके अट्रैक्शन के कारण ये जो स्पर्म होते हैं सीधे अंडवाहिनी नलिका की तरफ ही गति करते हैं, किसी दूसरी तरफ गति नहीं करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि 1 मंथ में, 1 महीने में एक अंडाशय से एक ही अंडाणु का निर्माण होता है और दूसरे महीने में दूसरी ओवरी से दूसरे अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंडाशय से क्या हुआ? अंडाणु का निर्माण हो गया। यदि इस निर्माण के दरमियान, ठीक है, अंडाशय में अंडाणु उपस्थित हैं, इस निर्माण के दरमियान अगर जो स्पर्म वहाँ पहुँच जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पर्म पहुँच गए और यहाँ पे अंडाणु था और स्पर्म ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुँच गए, किसी प्रकार से यहाँ पे पहुँचे और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब निषेचन होने के बाद में जो ये हैप्लॉइड सेल थी ये द्विगुणित कोशिका यानी कि जायगोट बन गई। अब ये जायगोट जो होगा धीरे धीरे क्या होगा? समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता जाएगा, ठीक है, और विभाजित होने के बाद में इसको हम बोलेंगे एम्ब्रायो या भ्रूण कहा जाएगा। अब ये क्या होता है? अब ये भ्रूण का परिवर्धन है, तो ये ट्रेवल करता हुआ फेलोपियन ट्यूब से जो गर्भाशय की दीवार है यहाँ पे आता है। जिस समय निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन हो जाता है और जिस समय अंडाणु का फॉर्मेशन होता है उसी समय क्या होता है? कुछ ऐसे हार्मोन का सिग्रेशन होता है जिसकी वजह से जो गर्भाशय की दीवार हैं वो पहले की अपेक्षा 10 गुना मोटी हो जाती हैं, 10 टाइम्स थिक हो जाती हैं। क्यों थिक होती हैं? वो अपने आप को प्रिपेयर करती हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में मतलब अपने आप को मैच्योर करती हैं, परिपक्व करती हैं युग्मनज के निर्माण, युग्मनज के विकास के लिए। अब यहाँ से जो ये एम्ब्रायो है मूव करता हुआ गर्भाशय की दीवार में आकर के कहीं पे इम्प्लांटेशन होता है। अब कहीं पे भी हो सकता है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया जो गर्भाशय है कहीं पे भी हो सकती है। अब सपोज दैट ये आपका जायगोट था, एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो क्यों कहते हैं? देखो जायगोट केवल सिंगल सेल होती है, 2 डिप्लॉयड सेल मिलके हैप्लॉयड सेल बन गई, लेकिन जो एम्ब्रायो होता है वो क्या हुआ? समसूत्री विभाजन द्वारा 3 से 4 विभाजन हो चुके होते, लगभग 8 से 16 सेल उसमें बन चुकी होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये प्लेसेंटा के माध्यम से एम्ब्रायो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। अब प्लेसेंटा क्या करता है कि प्लेसेंटा इस एम्ब्रायो को आगे डेवलप होने के लिए क्या करता है? पोषण प्रदान करता है और धीरे धीरे विकसित होता हुआ लगभग 9 महीने के बाद एक मैच्योर बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका
अंडवाहिनी नलिका के बारे में बात, फिर गर्भाशय, ये हो गया आपका यूट्रस, है ना। तो यूट्रस की दीवार मैंने बताई कि जब अंडाणु का निर्माण होता है तो यूट्रस की दीवार क्या होती हैं, ठीक, यानी कि मोटी हो जाती हैं, ठीक। अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो दीवार यूट्रस की मोटी हो चुकी हैं, तो क्या होगा, जो अंडाणु आपका होगा वो लगभग जो मेनेस्ट्रल साइकिल होती है, मेनेस्ट्रल साइकिल के लगभग 1 से 14 यानी कि लगभग 14वें दिन के अराउंड आसपास अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। और इसी समय क्या होता है कि अगर जो यहाँ पर 14वें दिन अगर जो मान लेते हैं अंडाणु का फॉर्मेशन हुआ और लगभग 24 घंटे तक अगर जो वहाँ पे स्पर्म आ जाता है और फर्टाइल फ्यूजन कर देता है, उसका निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो क्या होता है, उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है कि अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो क्या हुआ, वो अंडाणु ट्रेवल करता हुआ फिर से क्या होता है, डेड हो जाता है। और डेड होने के बाद जो गर्भाशय की दीवार आपकी 10 टाइम थिक हो चुकी थी, वो फिर से सेल्स पूरी डेड हो जाती हैं और वो ब्लड के रूप में शरीर से बाहर लगभग 28 डेज के बाद में शरीर से बाहर ब्लड के रूप में निकल जाती हैं, जिसको हम मेनेस्ट्रल साइकिल बोलते हैं, जो स्त्रियों में हर महीने एक निश्चित समय पर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वेजाइना। देखिए वेजाइनल ट्रैक होता है कि ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो एक ऐसा ट्रैक है जिसके माध्यम से क्या होता है कि स्पर्म, ठीक है, स्पर्म गर्भाशय से होते हुए, है ना, और आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक ग्रंथियां। अब देखिए सहायक ग्रंथियां कौन कौन से, जैसे 2 ग्रंथियों के बाद 2 हार्मोन, जैसे ओवरीज है, ये भी सहायक ग्रंथि है ना। वो कौन से, मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन स्रावित करती थी जो यौनारंभ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, जैसे लड़कियों में, लड़कों में मूंछों का आना, दाढ़ी मूंछों का आना, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। सहायक ग्रंथियों में कौन सी और हैं, बर्थोलिन, रेक्टल ग्रंथि, स्तन ग्रंथियाँ। अब देखो ये जो ग्रंथियाँ होती, सपोज को इम्प्लांटेशन हो गया, बेबी का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, जिससे क्या है आपकी ये जो स्तन ग्रंथ है, इससे क्या होगा, दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिससे बेबी जन्म होने के बाद माता का दुग्ध पान करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही समाप्त होते हैं। मैंने जैसे मैंने बताया आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों फिनिश होते हैं। अब इस चैप्टर में अगर जो कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है, कोई टॉपिक छूट गया है इस चैप्टर में, तो आप जो स्टडी ग्रुप बना हुआ है उस पर आप एक मैसेज कर देंगे कि सर ये इस लेसन में ये टॉपिक छूट गया, तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आपके कोई शिक्षण कार्य में, है ना, व्यवधान उत्पन्न ना हो। थैंक यू।